आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्रिंस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हमारे माननीय कमांडर अशोक रावत सर ने एक लेटर जारी किया है, एक पत्र निकाला है। उनमें उन्होंने एक बात कही है जो मैं आपको आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, लिखा हुआ है कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, विषय में लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में सभी EPFO कार्यालय के माध्यम से दिनांक 6/4/2021 को माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का देशव्यापी कार्यक्रम। यानी कि दोस्तों, अब प्रधानमंत्री को ज्ञापन एक बार फिर देने की बारी आ गई है। तो दोस्तों, ज्ञापन देने की बात हो रही है और दोस्तों आगे जो बात कही है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस बात को नोटिस करके इस लेटर को लिख कर आया हूँ। दोस्तों, ये जो अपने NSE है, NSE द्वारा निकला गया लेटर है। ये थोड़ा टेक्स्ट में था तो मैंने इसको PDF में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा है, तो आप ऐसे मत समझिएगा कि ये फर्जी है। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको जो भी न्यूज़ मिलती है वो ऑफिशियल न्यूज़ होती है, वो उसमें किसी भी तरह का कोई फेक होने का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, लिखा हुआ है संदर्भ, तो ये अपने काम का नहीं है। माननीय महोदय, आपके अच्छे स्वयं को पता है कि एक तरफ आपको अच्छी तरह से स्वयं को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमें EPS 95 पेंशनरों की उचित मांगों को पूरा करने का वादा किया था, जब श्रीमती हेमा मालिनी ने के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें 4.23 पर मिलने के लिए सम्मान दिया था। 2020 आयोजित बैठक के दौरान एक सीधा आश्वासन दिया गया था। यानी कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया था और EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को हल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भी निर्देश दिए गए हैं। तब से सभी पेंशनभोगी प्रधानमंत्री की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात को मांगूंगा और कैबिनेट के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और जहाँ तक आगे अपने को लग रहा है तो अपनी इस मोदी गवर्नमेंट में ये बात होनी मुश्किल हो जाएगी। लिखा हुआ है आगे, माननीय श्रम रोजगार मंत्री की सलाह के अनुसार NSE द्वारा तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक चल रहे हजारों आंदोलन वापस ले लिए गए। बुल्ढाना महाराष्ट्र के पिछले 825 दिनों से श्रृंखलाबंद भूख हड़ताल को छोड़कर, यानी कि अभी तक बुल्ढाना जो मेन सेंटर है, मुख्यालय है अपने NSE का, तो वहाँ पे जो हड़ताल है वो जारी है। बाकी सब जगह है वो बंद कर दी थी उसी दिन। फिर हालांकि दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के साथ अन्याय करना जारी रखता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण तो दिए हैं, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के बारे में ये सच्चाई है कि मूल पेंशन योजना में प्रावधान के बाद भी वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन EPFO द्वारा नहीं दी जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को कहा था कि एक लेटर निकला गया जिसमें 3,000 पेंशन आप सभी को उच्च पेंशन के नाम पे दी गई थी, लेकिन अभी तक उस लेटर को निकाले हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई कि अपनी 3,000 पेंशन किसी को मिल रही है। अभी भी किसी को 800, किसी को 700 रुपये मिल रही है और मेरी हर एक पेंशनर से बात होती रहती है। मैं उनका हाल से उनको अवगत कराता रहता हूँ। अगर आप भी हमारे से बात करना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे को आपकी समस्या बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए कोई भी काम होगा तो मैं निसंकोच आपका काम करूँगा। और दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक कोशिश होती है वो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन न्यूज़ मिले, आपका पूरा सहयोग मिले, हमें भी पूरा सहयोग मिले और आपको भी पूरा सहयोग मिले। और फिर लिखा हुआ है, दुर्भाग्य से गरीब वृद्ध पेंशनरों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। यानी कि दोस्तों, गरीब हैं, उनके पास इतना पैसे भी नहीं हैं और पेंशनर्स हैं तो बुढ़ापा भी होगा और उनके अदालतों पे यानी कि कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े इस उम्र में। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। ये मामले कई सालों तक जारी रहे, हालांकि पेंशनर्स को अदालतों में कई कड़ी लड़ाई के माध्यम से न्याय मिलता रहा। अंत में RC गुप्ता के मामले में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में आया कि कई विभागों ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन के बारे में विकल्प के बारे में समय पर ही नहीं जानकारी दी। कुछ विभाग कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं देते हुए स्वयं और EPFO के बीच पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया कि वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन कर्मचारियों के हित में नहीं है। प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय 31/5/1997 प्रस्तुत किया गया और नहीं EPFO ने इसे लागू किया।
यानी कि दोस्तों न ही ईपीएफओ ने इस तरह का कोई कानून लागू किया और न ही पेंशनर को ध्यान में जानकारी दी कि आपका ये कानून है, आपकी उस पेंशन इतनी मिलेगी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये एक ईपीएफओ की साल है। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर 4/10/2016 को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का आदेश दिया। यानी कि 2016 में ऑर्डर पास हुआ है और अभी तक 2021 यानी कि 5 साल के समथिंग हो गए, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर वही गवर्नमेंट है और वही सरकारें हैं, सरकारें बदलती जा रही हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तत्कालीन श्रम मंत्री ने 23/3/2017 को संसद में जवाब दिया। इसमें कहा गया कि जिन लोगों ने ईपीएफ के प्रति संवैधानिक सीमा से ऊपर के वेतन को पारिश्रमिक दिया था, अब उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। 2006 से पहले का विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन्होंने संवैधानिक सीमा से ऊपर के वेतन को पारिश्रमिक दिया था, अब उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। 2006 से विकल्प का है। 2000 फिर है कहाँ गया, हाँ बहुत सारा बहुत लंबा लेटर है, तो आप इसमें एक बहुत सारी बातें कही हुई है आपके लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नहीं, ये हो गया संसद ने जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि लोगों के प्रति ईपीएफओ को संवैधानिक सीमा ये हो गए। 23/3/2017 को सरकार के सभी नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ईपीएफओ ने वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लिए एक आदेश भी जारी किया गया, लेकिन बाद में ईपीएफओ द्वारा 21/5/2017 को एक अंतरिम सलाह जारी की कि इस सुविधा से छूटे हुए पेंशनरों को पेंशन से वंचित करना, जिससे ईपीएफओ ने पुराने पेंशनर्स को फिर से अदालत के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर किया। यानी कि दोस्तों कुल मिला के पेंशनर्स को परेशान करने की पूरी बात यहाँ पे पूरा उन्होंने एक जाल बिछा के रखा हुआ है। फिर अब 4 वर्षों के बाद सभी सीमाओं को तोड़ने के बाद ईपीएफओ ने दिनांक 20/3/2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें अपने स्वयं के परिपत्र दिनांक 23/3/2017 उच्चतम न्यायालय द्वारा वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन प्रदान करने के आदेश को लागू करता है को नकार दिया। यानी कि दोस्तों जिसमें अपने स्वयं के परिपत्र को नकार दिया। अब मुद्दे को एक तरफा तरीके से लागू किया गया है। इस कार्रवाई को न केवल सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया बल्कि संसद का भी अपमान किया। जैसा कि दोस्तों उस पत्र में कहा गया था कि ये जो ईपीएफओ के संविधान नहीं कह सकते, उसके रूल में नहीं है कि किसी भी पेंशनर्स को उसके मुताबिक उस पेंशन दी जाए। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। फिर है ईपीएफओ ने सेकंड नंबर का पॉइंट है, ईपीएफओ ने सर्वोच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी मामलों के बारे में अटॉर्नी जनरल को सही जानकारी नहीं दी। यानी कि अटॉर्नी जनरल था, उसको ईपीएफओ ने सर्वोच्च न्यायालय को पेंशन के बारे में सही जानकारी नहीं दी और इसका जो नुकसान हुआ ये प्रसारित किया जा रहा है कि यदि उच्च पेंशन दी जाती है तो वास्तविकता में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय न्याय बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में दिनांक 13/7/2018 प्रति माह 662.9 करोड़ खर्च होने की संभावना है। पेंशन भोगियों की बढ़ती हुई उम्र को देखते यदि पेंशन राशि हमारे संगठन द्वारा प्रस्तावित 7,500 प्लस डीए इस मामले में उच्च पेंशन के विकल्प को स्वीकार करने वाले पेंशनरों की संख्या नगण्य होगी। फिर एक पॉइंट नंबर 3, श्रम सचिव द्वारा श्रम की संसदीय समिति को अवास्तविक मुद्दों को सही तथ्य की जांच किए बिना प्रस्तुत किया गया। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने हमारे संगठन की ओर से प्रस्तुत अच्छे लिखित प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया। श्रम सचिव जो समिति थी उन्होंने हमारी पेंशनर्स की कुल मिलाकर पेंशनर्स को दबाने की बात हो रही है और कुल मिला के पेंशनर्स को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि हमारे पर बोझ आ जाएगा, लेकिन इतना बोझ नहीं है जितना कि सरकार सोच रही है। इसका मतलब है कि केवल एक ही पक्ष में, वह भी ईपीएफओ को श्रम संसदीय समिति द्वारा ध्यान में रखा गया। वर्ष 2017 से 23/9/2020 के दौरान लगभग 1,66,003 पेंशन भोगी न्याय का इंतजार करते हुए गुजर गए। यानी कि उनका देहांत हो गया, न्याय का इंतजार करते हुए 1,66,000 गुजर गए। और ऐसे कई हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। इसे निश्चित रूप से हठधर्मिता की परिणति और ईपीएफओ की दुर्भाग्यपूर्ण कार्य प्रणाली कहा जा सकता है। उपरोक्त कारणों से पेंशन भोगियों के बीच ईपीएफओ के प्रति तीव्र रोष है। यह दोस्तों तीव्र रोष ही होगा
क्योंकि दोस्तों कुल मिला के बात हो रही है कि यहाँ पे 1,67,003 जो अपने पेंशनर्स हैं उनका देहांत होगा। इसी एक आशा में कि हमारे को पेंशन मिलेगी, हमारे को भी थोड़ी घर चलाने में, हमारे खर्चे निकालने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका देहांत हो गया। माननीय प्रधानमंत्री के नाम सौंपन ज्ञापन का कार्यक्रम में ईपीएफओ के साथ देशव्यापी कार्यालयों के माध्यम से पेंशनरों के सभी तथ्यों और भावनाओं को व्यक्त करते हुए 6/4/2021 को किया जा रहा है। 23/20/3/2021 ईपीएफओ के एमबीएस ऑर्डर की कॉपी को जलाकर इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि जो 20/3/21 को एक लेटर निकाला गया था एमबीएस 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 ऑर्डर कहा गया है, इसमें उसको जलाया जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा। फिर है कोरोना और अन्य मुद्दों के बारे में सभी सरकारी प्रशासनिक गाइडलाइन को पालना करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपका विश्वासी कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी कि दोस्तों कमांडर अशोक राउत सर ने ये लेटर लिखा है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।